सपोज कीजिए कि ये एक रूम है, इस रूम का जो टेम्परेचर है वो सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस है, और इस रूम के अंदर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका जो टेम्परेचर था वो रिलेटिवली हायर था। तो मान लीजिए कप ऑफ टी है, दिस इज अ हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अपनी सराउंडिंग से। तो हम जानते हैं कि ये जो गर्म चीज है इसमें से हीट विल गेट लॉस्ट। द मोड्स ऑफ द लॉस ऑफ हीट, किस किस मोड से हीट लॉस होगी वो मल्टीपल हो सकते हैं। इट कुड बी रेडिएशन, इट कुड बी कन्वेक्शन एंड इट कुड बी कंडक्शन आल्सो। ठीक है, तो वो मल्टीपल हो सकते हैं। उनमें से हम लोग जिसको यहां डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ हमें बताएगा कि किस रेट से ये चीज ठंडी होगी। लेकिन ये उस वक्त का केस डील कर रहा है जब ठंडा होने का जो तरीका है वो केवल रेडिएशन है। So in this case, we are discussing the rate of cooling on account of radiation only. ठीक है, अगर मान लीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमारा रिजल्ट आया कि अगर ये ओरिजिनली 80 डिग्री सेल्सियस पे था हमारा सिस्टम, द कप ऑफ टी, और इसको 25 डिग्री सेल्सियस तक आना है, मान लो कि ऐसा होने में 25 मिनट्स लगते हैं। और हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने 80 डिग्री सेल्सियस पे एक चाय का कप रूम में रख लिया जहां पे कि 25 डिग्री सेल्सियस आपने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, एसी वगैरह से जिससे भी आपने मेंटेन किया हुआ है। तो आप जब इसको देखोगे ना तो आप पाओगे कि आपको टाइम 25 नहीं लगा, ये काम तो 19 में ही हो गया, मतलब कम वैल्यू में हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिस्कशन होगा दैट वुड बी एक्नॉलेजिंग ओनली द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, लेकिन वास्तव में वहां कन्वेक्शन भी होगा, वहां पर कंडक्शन भी होगा, और एक और चीज होती है जो हमेशा जुड़ी होती है, एंड दैट इज इवापोरेशन। आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा इस चीज को कि इवापोरेशन जो होता है इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, और ये एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। कैसे वो करता है वो हम डिस्कस करेंगे। यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन दैट इन द टुडेज टेस्ट। ठीक है, तो उसको देखेंगे, फिर जब डिस्कशन करेंगे उसका तब हम कूलिंग इफेक्ट कैसे पैदा करता है इवापोरेशन, जो स्वेटिंग प्रोसेस होता है, वो सब चीज डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर केवल रेडिएशन है तो इसको 25 मिनट लग रहा है, लेकिन अगर जितने भी मोड्स पॉसिबल हो सकते थे सारे हैं तो उससे कम लगेगा। तो फिलहाल हमारा जो डिस्कशन का जो स्कोप है दैट इज ओनली रेडिएशन। वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ फास्ट does a hot body acquires the temperature of its surrounding if the only way of heat transfer is radiation. ये हमारा डिस्कशन का स्कोप। ठीक, ये जो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है जिसको मैंने रूम बोल दिया ना, तो हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जब ये चाय का कप ठंडा होगा तो रूम का टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा, देयर वोंट बी एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, मोर और लेस टेम्परेचर वही रहेगा। ऐसा वैसे है क्यों कि वो नहीं ऐसा होगा? क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? अल्टीमेटली जो हीट यहाँ से निकल रही है ये हीट अल्टीमेटली उस सराउंडिंग को मिल रही है, लेकिन जो सराउंडिंग है वो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी मतलब उसके पास अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो उसके अंदर रखी हर चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो कोई 1 डिग्री राइस के लिए मान लीजिए 100 जूल चाहता है, कोई 200 जूल चाहता है। देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वॉल्स हैं, फ्लोर है, सीलिंग है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो जो हमारी सराउंडिंग है इट इज क्वाइट लार्ज, और उसका एवरेज अगर निकाल दें, सभी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का अगर एवरेज निकाल दें, सराउंडिंग के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका अगर एवरेज स्पेसिफिक हीट निकालोगे, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा आएगा, इट इज गोइंग टू बी हाई। जो अमाउंट है, मास है, वो बहुत ज्यादा है। आपको कोई 2-4 ग्राम की या 10 ग्राम की कोई चीज गर्म नहीं करनी है। रूम का मास, रूम में जितने मटेरियल हैं उन सब का जो मास है वो बहुत बड़ा आने वाला है। हम जानते हैं कि हीट जो लॉस होगी, मान लीजिए इस कप ऑफ टी में क्यू अमाउंट ऑफ हीट लॉस की, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये हीट लॉस शुड गेट कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का मास into specific heat of surrounding into the change in temperature, ऐसे निकलेगा। ठीक है, एक तो ये सराउंडिंग का जो स्पेसिफिक हीट है
यही काफी बड़ा आएगा, क्योंकि आपके रूम में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका की स्पेसिफिक कैपेसिटी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द कप ऑफ टी। ठीक है, और मान लीजिए कि इसकी एवरेज वैल्यू ठीक ठाक आई भी, इसी के ऑर्डर की आई भी, फिर भी ये जो मास है दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी लार्ज। अब अगर आपको डेल्टा टी निकालना है तो क्यू अपॉन में मास भी आएगा और ये क्वांटिटी भी आएगी। तो मेनली इसके काफी बड़े होने की वजह से, क्योंकि मास ऑफ द सराउंडिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, वो ना के बराबर आएगा। ठीक है, दिस हीट कुड बी enough to decrease the temperature of this cup by a significant value, but this heat is not enough to increase the temperature of so heavy a surrounding even by a small number। तो हमारी जो assumption है यहाँ पे वो रहेगी कि सराउंडिंग गर्म नहीं होगी जब वो चीज ठंडी होगी। दिस इज द फर्स्ट assumption। सेकेंड जो assumption है, and this is not actually the assumption, ये स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ है। ये लॉ जो है ये तब एप्लीकेबल है अगर इस ऑब्जेक्ट और इस सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है इट इज नॉट टू लार्ज, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, एंड देयर इज नॉट अ लिमिट टू इट, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि इसके अंदर होना चाहिए इसके बाहर होना चाहिए। जितना बड़ा आप लेते चले जाओगे अंतर को, उतना इस लॉ से आने वाले रिजल्ट्स प्रैक्टिकल वैल्यू से मिसमैच होना लग जाएगा, मतलब परसेंटेज एरर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, फिर भी एक अप्रोक्सीमेशन जो कि मुझे किसी सोर्स से मिली जस्ट, वो ये है जिसको कि आप हार्डली कहीं यूज कर पाओगे, कि अगर फर्क 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर है देन इट वुड बी विद इन परमिसिबल एरर टू यूज दिस लॉ। लेकिन ये सिर्फ मुझे कहीं एक जगह पे मिला है, तो डोंट टेक इट टू बी वेरी मच स्ट्रिक्ट, इसको स्ट्रिक्टली मत लीजिए। ठीक है, बस दिमाग में ये रखो कि जितना इन दोनों के टेम्परेचर में फर्क ज्यादा होगा उतना ये कैलकुलेशन जो हम करने वाले हैं वो सही नहीं है। ठीक है, जितना कम होगा उतना ही सही होगा। मान लो 1-2 डिग्री का अंतर है तो इससे जो आंसर आएगा ना दैट वुड बी वेरी क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू के मतलब प्रैक्टिकली जब हम उसको एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट करेंगे तब जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा उसके बहुत नजदीक आएगा। सो दीज आर टू मेन you can say assumptions or scope of this law which we are going to discuss. So, now suppose कीजिए कि ये एक hot body है and this hot body is having T dash as its initial temperature, और initial temperature से हमारा यहाँ मतलब है जिस temperature पर हमने इसका analysis शुरू किया, हमने जिस समय पर देखा कि भाई इसका अभी टेम्परेचर कितना है एंड वी आर गोइंग टू मेजर द टाइम फ्रॉम दिस टेम्परेचर वैल्यू, दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस समय पर इसका जो टेम्परेचर था लेट दैट बी टी डैश। सो टी डैश आप याद रखोगे, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी। और जो सराउंडिंग है मान लीजिए वो टी नॉट पर है, टी नॉट, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ओके, और एक तीसरा टेम्परेचर हम ले रहे हैं कैपिटल टी, ये हमारा इंटरमीडिएट टेम्परेचर है इसी ऑब्जेक्ट का, इंटरमीडिएट टेम्परेचर। इन तीनों टेम्परेचर्स का जो फर्क है, इनका जो मीनिंग है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इंटरमीडिएट टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि वो कप ऑफ टी इनिशियली 80 डिग्री सेल्सियस पे था, तो टी डैश की वैल्यू 80 डिग्री सेल्सियस है। अगर सपोज कीजिए कि टी नॉट यानी जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो सराउंडिंग हो गया, और टी इंटरमीडिएट टेम्परेचर, अब टी इक्वल टू 0 पर ये सी था, टी इक्वल टू 0 पर ये 80 था टी डैश की वैल्यू। ठीक है, यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको यहां लिख देता हूं। टी की वैल्यू कितनी होगी इनिशियली, तो इनिशियली तो जब 0 सेकंड था तो टेम्परेचर की जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है ये 80 ही रहा होगा शुरू में तो, और फाइनली जाना कहां तक है, तो जाना तो 25 डिग्री सेल्सियस तक है। अब मान लीजिए कि टाइम 10 सेकंड बढ़ गया है, ठीक है, तो
ये टेम्परेचर कुछ कम हो गया, सपोज करो 75 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सराउंडिंग हमने माना है कि सराउंडिंग की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या फिर वो अगर लिमिटेड भी है तो भी मास ज्यादा होने की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सो 25 डिग्री सेल्सियस स्टिल। कुछ और देर हो गई, ठीक है, ये 80 ही है, ये सपोज कीजिए और कम हो गया, तो सपोज करो कि ये 60 या 72 71 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 25 ही है। इस टाइप का ये कम होता चला जाएगा। तो ये जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है ये शुरू में कितना रहेगा, जितना कि टी डैश है, और फिर इसको कहां तक कम होना है अल्टीमेटली, फाइनली ये कम होते 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 इस पर आएगा जितने पर सराउंडिंग थी। तो इस कप ऑफ टी को कूल डाउन होना है अप टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ये सराउंडिंग से, अपनी सराउंडिंग से ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता है। तो ये जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, it would drop from a value of T dash to a value of T naught। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को? हमारा जो भी मैथमेटिकल डिस्कशन रहेगा उसमें we will take this T to be a variable, और अगर इंटीग्रेशन बनेगा, जो कि बनेगा, तो उसकी शुरुआती वैल्यू वो आ जाएगी उसकी T dash and the final value would be T naught। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ओके, यहां पर आप एक चीज एक्नॉलेज कीजिए कि पहले 10 सेकंड में मैंने इंटरमीडिएट टेम्परेचर को 5 डिग्री ठंडा करवाया, और फिर अगले 10 सेकंड में, दिस इज 10 and 20 सेम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो मैंने इसको 4 डिग्री सेल्सियस ही लिखा है। मतलब पहले 10 सेकंड में द अमाउंट ऑफ हीट लॉस थी वो ज्यादा थी, नेक्स्ट 10 सेकंड में अमाउंट ऑफ हीट लॉस है वो रिलेटिवली कम है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, कोई चीज जितना ठंडी होती चली जाती है उसका फर्दर ठंडे होने का रेट कम होता चला जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो यही बताते हैं इस लॉ में। स्टेटमेंट एक बार लिख लो। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग of a hot body, is directly proportional to the temperature difference, or directly proportional to the difference between the temperature of the body and the temperature of the surrounding, is directly proportional to the difference between the temperature of the body and the temperature of the surrounding। उस ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो शुरू में इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना था, तो बॉडी थी 80 डिग्री सेल्सियस पे, सराउंडिंग थी 25 पे, तो जो फर्क था दैट वाज 55 डिग्री सेल्सियस। तो शुरू में T इक्वल टू 0 पर जो रेट है, रेट ऑफ कूलिंग, वो इसके हिसाब से होगा। और जब 10 सेकंड बीत गए तो ये जो फर्क है, अब ये 75 पे आ चुका है और ये 25 पे आ चुका है, तो ये तो 25 पे है ही, तो अब जो फर्क है इट इज 50 डिग्री। तो अब क्योंकि बाकी बचा हुआ रास्ता छोटा हो गया है, अब उसको पहले उसको 55 डिग्री ठंडा होना था, अब ऑलरेडी वो 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो चुका है, तो अब फर्दर जो ठंडा होना है उसे वो 50 डिग्री है, तो उसका रेट भी कम हो जाएगा। मतलब अगर आपकी रेस है तो जितना नजदीक आपको अपना फिनिशिंग पॉइंट दिखता जा रहा है, आप उतना ही रिलैक्सेशन मोड में आ रहे हो, उतना ही अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर रहे हो, जितना नजदीक आ जाते हो उतना स्लो डाउन कर जाते हो, ये काम आप कर रहे हो। एंड I think you have been told this is what happens in case of escape speed। escape speed इसी वजह से, इसी तरीके से काम करती थी, ठीक है, बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्दर फिर जब 20 सेकंड हो गए तो डिफरेंस जो बचा इन दोनों में 75 एंड लेस, कितना आ गया अभी डिफरेंस, दिस इज 46 डिग्री सेल्सियस। तो रेट
जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था उससे कम हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस पे, और भी कम हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि जो डिफरेंस बचा हुआ है वो कम होता चला जा रहा है। अब ऐसे करते करते सोचो, जब इसका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है इंटरमीडिएट, वो 25.1 हुआ होगा, 25.1 डिग्री सेल्सियस, और इसको होना कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो अब अंतर रह गया वो बहुत ही कम रह गया है, 0.1 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, अब क्योंकि अंतर बहुत छोटा सा रह गया, डिफरेंस बहुत छोटा रह गया है, इसलिए रेट भी बहुत ही छोटा हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि इस 0.1 डिग्री का अंतर कवर करने में वो जो टाइम ले ले, वो टाइम शुरू में 10, 15, 20 डिग्री का अंतर कवर करने में जो लिया था उससे भी ज्यादा हो। ठीक है, आइडियली मींस थ्योरेटिकली यू विल फाइंड, जो इक्वेशन निकाल के देगी कि वास्तव में किसी ऑब्जेक्ट को सराउंडिंग के टेम्परेचर तक आने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, मतलब वो आता ही नहीं है। अगर हम और पास आ जाएं, सपोज कीजिए हम आ गए 25.001 डिग्री सेल्सियस पे और आपको जाना था 25 डिग्री सेल्सियस तक, तो अभी डिक्रीज होना कितना है, बहुत ही कम वैल्यू बची है, 0.001 डिग्री सेल्सियस। लेकिन थ्योरी बताती है, जैसे कि अभी रिलेशन बताएगा, कि इतने अंतर को कवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि रेट इसी के हिसाब से बहुत छोटा हो चुका है, बहुत छोटा। तो जितना नजदीक जाता रहेगा उतना स्लो डाउन। आप रेस लगा रहे हो, फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना है, लेकिन आप फिनिशिंग पॉइंट ये है, आप यहां पहुंच गए, डिस्टेंस जरा सी बची है, लेकिन आपने अपनी स्पीड और कम कर ली। उस रिड्यूस्ड स्पीड से आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हो, आपने डिस्टेंस और कम कर दी, लेकिन फिर आपने स्पीड और कम कर दी। ठीक है, तो भले ही डिस्टेंस कम होती चली जा रही है, लेकिन आप स्पीड भी कम करते चले जा रहे हो। एंड दैट्स व्हाई ये जो छोटा सा डिस्टेंस रह गया है, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर यू टू कवर दिस। ठीक है, सो जो मैथमेटिकल रिलेशन आएगा उसके हिसाब से ये चीजें निकलेंगी। okay. तो जैसे जैसे वो नजदीक आता चला जाएगा सराउंडिंग के टेम्परेचर के, वैसे वैसे न्यूटन लॉ के हिसाब से रेट ऑफ फर्दर कूलिंग विल गेट डिक्रीज्ड। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है कि वो उसी टेम्परेचर पर आएगा कि नहीं आएगा, एग्जैक्टली थ्योरेटिकल सही है, एक्चुअली बात क्या है, टेम्परेचर जो होता है ना, दैट इज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है। जब हम बोलते हैं कि एक कप ऑफ टी है और इसमें जो चाय है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या उसके हर एक मॉलिक्यूल का 80 डिग्री सेल्सियस है? ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर इज द मैक्रोस्कोपिक रिफ्लेक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करेगी किसी मॉलिक्यूल के लिए कि उसका टेम्परेचर क्या था। अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर नॉट एट द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो वो सेम टेम्परेचर पे भी नहीं है। टेम्परेचर का सही मतलब तभी निकलता है जब आप उसको मैक्रोस्कोपिकली किसी ऑब्जेक्ट के लिए देखते हो। ठीक है, तो टेम्परेचर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि अगर मैं इस जितनी भी क्वांटिटी ऑफ टी इसके अंदर है, उसके अगर वॉल्यूम वाइज 100 हिस्से कर लूं, तो जरूरी नहीं है कि हर एक हिस्से का टेम्परेचर एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा। मतलब दिस कप ऑफ टी एक्चुअली डज नॉट हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो जब इस सिस्टम का एक अपना टेम्परेचर यूनिकली डिफाइंड है ही नहीं, देन हाउ कैन वी डिबेट ऑन दिस कि फाइनल टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर होने वाला है कि नहीं होने वाला। मतलब हो सकता है किसी पार्ट का हो गया हो, किसी पार्ट का ना हुआ हो। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Means we cannot discuss this thing in that much of details, क्योंकि अगर आप अंदर घुसते चले जाओगे then we will lose the meaning of temperature, तो फिर टेम्परेचर को कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर मतलब रह जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। टेम्परेचर इज जस्ट द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर जो कि आपको बताता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस लेवल की है। अब हमसे पूछा गया कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब इसके अंदर तो अनगिनत मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है, तो हम एक वैल्यू में आंसर कैसे दे दें? तो उसके लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी कॉइन की हुई है, टेम्परेचर। ठीक है, और उस टेम्परेचर से हम लोग मैप कर देंगे इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को,
और वो एवरेज निकालने का तरीका हमारा ये नहीं है कि आप पहले मॉलिक्यूल की निकालो और फिर उसकी एवरेज लो, हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालो फिर एवरेज निकाल के बता दो, नहीं। हमने एक क्वांटिटी बनाई हुई है टेम्परेचर को नाप सकते हैं थर्मोमीटर टाइप ऑफ थिंग से, तो आप बता दोगे कि इसका टेम्परेचर क्योंकि इतना है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी रही होगी एवरेज पूरे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जब आप जिस डिटेल की आप बात कर रहे हो उस डिटेल में हमको माइक्रोस्कोपिक नेचर में घुसना पड़ेगा और वहां पे टेम्परेचर विल लूज इट्स सिग्निफिकेंस। प्रैक्टिकली अगर आपके पास इस टाइप का सिस्टम है तो उस लिक्विड में से कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी कि वो उस समय पर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होंगे, उसी समय पर किसी दूसरे कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हुई होगी, मतलब हो सकता है कि वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी नीचे चला जाए, तो देयर वुड बी वेरिएशन, ठीक है। तो हम इसको रिजिडली नहीं बोलेंगे कि इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का इसके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का टेम्परेचर वही है जो सराउंडिंग का है। So T dash is the initial temperature of the body, T naught is the surrounding temperature, and T वो यहां से शुरू होगा और यहां तक उसको आना है। Now as per Newton's law, न्यूटन लॉ की जो स्टेटमेंट हमने लिखी उसके मुताबिक जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, और रेट को आप दो तरीके से एग्जिबिट कर सकते हो, जैसे एक हो सकता है रेट को एग्जिबिट करने का तरीका dq/dt, वो प्रोपोर्शनल होगा कितना टेम्परेचर अभी है ऑब्जेक्ट का, मतलब T, ठीक है, और सराउंडिंग का कितना था T नॉट, तो इनका डिफरेंस। शुरू में डिफरेंस कितना था, शुरू में डिफरेंस होगा T डैश माइनस T नॉट, क्योंकि शुरू में T की वैल्यू T डैश है। फाइनली जितना भी समय लगना है लगने दिया, फाइनली ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, फाइनली डिफरेंस हो जाएगा T नॉट माइनस T नॉट, दैट इज 0, और अगर रेट प्रोपोर्शनल टू 0 है यानी कि रेट 0 हो गया, मतलब ठंडा हो ही नहीं रहा। ये दोनों इसके एक्सट्रीम लिमिट्स है। बाकी इंटरमीडिएट टेम्परेचर पर जो रेट होगा वो T डैश माइनस T नॉट उससे कम होगा और 0 से ऑब्वियसली ज्यादा। सो ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है उस स्टेटमेंट का, रेट ऑफ कूलिंग। तो किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ कूलिंग मतलब किस रेट से वो ठंडा हो रहा है, तो इसको दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट 10 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकंड लूज कर रहा है, तो क्या वो कूलिंग डाउन शो कर रहा है कि नहीं, इज इट गेटिंग कूल, अगर वो हर सेकंड में 10 जूल लूज कर रहा है तो, ठीक है कि नहीं? यस। और दूसरा तरीका कि अगर मैं बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड अपना टेम्परेचर कम कर ले रहा है, ठीक है, एक तो लॉस एट द रेट 10 जूल्स पर सेकंड और एक है टेम्परेचर डिक्रीमेंट एट द रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। तो ये दोनों ही एक्सेप्टेबल तरीके हैं अपने रेट ऑफ कूलिंग को एक्सप्रेस करने के, ठीक है, किसी भी तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो मान लीजिए फॉर टू स्टार्ट विद मैं इसकी बात कर रहा हूं कि हीट लूज करना, हीट किस रेट से लूज कर रहा है, तो उसके हीट लूज करने का रेट dq/dt। रेट जब भी हम बोलते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं वेरिएशन कितना है क्वांटिटी में, तो पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट ऑफ हीट उसने लूज किया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है। यहां से ये जो न्यूटन ने हमको ये प्रोपोर्शनलिटी दी, उस प्रोपोर्शनलिटी को जब आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, so dq/dt would be equal to some constant and let that constant be k, and this k is not the coefficient of thermal conductivity, although वो भी k से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो ये k वो k नहीं है, into t minus t naught, ठीक है। आप क्या बता सकते हैं कि t minus t naught ये पॉजिटिव होगा कि ये नेगेटिव भी हो सकता है? कोई ऑब्जेक्ट ठंडे होते होते सराउंडिंग तक ठंडी होगी, उससे फर्दर ठंडी तो होगी नहीं, तो ये क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। जितने भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स होते हैं हम उनको पॉजिटिव ही रखते हैं, पॉजिटिव नंबर में ही एक्सप्रेस करते हैं हमेशा। तो फिर RHS हमारा पॉजिटिव है, LHS है क्या, dq/dt। यहां पर dq को हम अगले स्टेप में रिप्लेस करने वाले हैं इस क्वांटिटी से, SmDT,
ये फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला है, ठीक है। वो क्या होता था कि कितनी हीट देनी या लेनी पड़ेगी यदि स्पेसिफिक हीट S वाले किसी मटेरियल के m kg मास का टेम्परेचर डेल्टा T टेम्परेचर से बढ़ाना या घटाना हो, ठीक है। दोनों केसेस को हैंडल करता था। तो अब अगर हीट का जो लेन देन हुआ है वो डिफरेंशियल अमाउंट में हुआ है, तो जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होगा वो भी डिफरेंशियल अमाउंट में होगा। तो ये सेम ही एक्सप्रेशन है, dq is equal to sm dt। ओके, नाउ अगर ये हीट लूज है, हीट लॉस्ट है, तो ये dt नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? जल्दी बोलो। अगर ये हीट लॉस्ट है तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर नेगेटिव। अगर हीट लॉस्ट है तो फिर ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मुझे अगले स्टेप पे यही काम करना है। आई वुड बी रिप्लेसिंग दिस dq, तो ये आ जाएगा s m एंड dt by dt इक्वल्स टू k इंटू t माइनस t नॉट। अब ये क्वांटिटी तो आपकी पॉजिटिव थी, सो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन हमने अभी समझा कि अगर आप हीट को लॉस करा रहे हो या सिस्टम लॉस कर रहा है हीट का, तो फिर ये नेगेटिव आएगा। चेंज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट चेंज इन टेम्परेचर इन दिस केस ऑफ कूलिंग डाउन वुड बी नेगेटिव। तो ये साइन वाइज मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको करेक्ट रखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप इस लॉ को ऐसे समझ लो, यू नीड टू टेक मॉड, मतलब जो भी रेट है लॉस ऑफ हीट का, आप उसका मॉडुलस वैल्यू को प्रोपोर्शनल दिखाओ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के, या फिर आप वहां पर माइनस इंपोज कर दो। सिर्फ मैथमेटिकल करेक्टनेस के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। या तो आप मॉडुलस रख लो या फिर आप इसको माइनस इस टाइप से दिखा दो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। दोनों तरीके से, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको जो मिल जाएगा dq by dt वो ये मिल जाएगा। ये सिर्फ मैथमेटिकल करेक्टनेस के लिए। तो अब अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं, देन आई एम गेटिंग द करेक्ट थिंग। तो हमारे दोनों साइड्स सेम साइन के होते हैं, ओके। ये t टेम्परेचर है और ये t टाइम है। अगर टाइम के साथ हीट लूज होती है तो टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज होगा, और वो रेट इसके बराबर है dt by dt। इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? नहीं है? ओके। अब यहां पर आपके पास क्या क्या चीज कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल है। तो टाइम एज ऑलवेज इज अ वेरिएबल। टाइम के साथ साथ लॉस ऑफ हीट हो रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा होगा, तो ये भी वेरिएबल है। बाकी मास तो चेंज नहीं होगा उसका। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी नहीं बदलेगी, और ये कांस्टेंट था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, दिस इज अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट, और ये जो कैपिटल टी है ये यहाँ पे हम एक्नॉलेज कर चुके हैं, ये तो सेमी वेरिएबल है। सो इस पूरी इक्वेशन में यू हैव ओनली टू वेरिएबल्स। सो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, देन वी विल इंटीग्रेट। सो ये बन रहा है sm dt अपॉन दिस क्वांटिटी t minus t naught, it would be equal to minus k dt। वेरिएबल सेपरेट किए बस मैंने, और कुछ नहीं। एंड देन आई टुक इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। सो दिस इज dt by t minus t naught, integration of this quantity would be equal to minus k upon sm into dt and this, ठीक है। नाउ पुट द लिमिट्स। जब टाइम जीरो था, यानी कि व्हेन यू स्टार्टेड योर एनालिसिस, उस वक्त इस t की वैल्यू क्या थी? ये t है इंटरमीडिएट टेम्परेचर, जो कि इसका टेम्परेचर प्रेजेंट कर रहा है। तो शुरू में जब टाइम जीरो था, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल T? कितनी वैल्यू थी? बोलिए। T dash। T डैश। और अब टाइम कुछ बीत गया है। अगर ये कुछ बीत गया है, यानी कोई भी इंटरमीडिएट टाइम इंस्टेंट में ले रहा हूं, तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर में टी नॉट नहीं लिखूंगा, ठीक है। बीच में कुछ टेम्परेचर है, लेकिन ये वाला जो टेम्परेचर है डेफिनेटली वो टी डैश है, तो कम हो चुका है।
अगर ये टाइम मैं वो पुट कर देता हूं जिस टाइम पर ये फाइनली सराउंडिंग के बराबर आ गया, तो फिर यहां पे भी टी नॉट आएगा, ठीक है। लेकिन अब ये कोई भी इंटरमीडिएट टाइम इंस्टेंट है, और ये कोई भी इंटरमीडिएट यानी उस टाइम इंस्टेंट के हिसाब से कोरोस्पॉन्डिंग जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है वो है। क्या हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं? 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ओके। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ln log नेचुरल log एंड t माइनस टी नॉट, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, t डैश से t, और यहां पर ये पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा, ये जो k by sm है ना, k by sm यू कैन टेक इट टू बी कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, क्योंकि ये तीनों ही कांस्टेंट चीजें हैं, तो मैं इनको आगे के लिए एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, c, ठीक है। बाकी dt का इंटीग्रेशन 0 से t है, वो मेरा t आ गया, तो फिलहाल ये इक्वेशन मेरी बन गई है। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो लिमिट्स अगर पुट करते हैं देन व्हाट डू वी गेट, दिस इज log ऑफ, पहले अपर लिमिट पुट करो, सो t माइनस टी नॉट माइनस log ऑफ t डैश माइनस टी नॉट एंड इक्वल्स टू माइनस c इंटू टी। ये समझ में आया? कोई डाउट इसमें? और log ऑफ a माइनस log ऑफ b को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a बाई b, so t minus t naught upon में t dash minus t naught, it is equal to minus ct, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है किसी को? अब ये बताइए मुझे, ये जो डिस्कशन है इसमें अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू अकम्प्लिश, आप चाहते क्या हो करना, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डू यू वांट टू गेट। एक चीज है जो कि रूम टेम्परेचर या सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा गर्म है, आपको उसका इनिशियल टेम्परेचर मालूम है और आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर मालूम है, तो इस सिचुएशन में आप क्या चाहते हो कि निकल जाए, बोलो जल्दी बोलो। क्या इतना चाहते हो केवल कि कितनी देर में वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा, या इससे थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव चीजें चाहते हो? हाँ सर, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग तो न्यूटन ने बता दिया पहले ही कि जिस भी समय पे रेट ऑफ कूलिंग पता करना हो उस समय का टेम्परेचर पता लगा लो कितना हो चुका है, और देख लो कि अभी ये और कितना गर्म रह गया है, बाकी कितना ठंडा होना है, तो रेट ऑफ कूलिंग तो पता लग गया। उसके लिए मुझे ये सारी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर, यानी कोई हमको बोल दे कि हमने 5 बजे एक कप ऑफ टी इस सिचुएशन में रखा था, तो 5:10 पे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, या कोई भी टाइम इंटरवल के बाद, आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 20 मिनट्स, वो कोई भी टाइम इंटरवल बोल दे, इतने समय बाद टेम्परेचर क्या है। तो हमें जो अल्टीमेटली एस्टेब्लिश करना है वो करना है कि इसका जो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर है, ये जो टी है, ये हम निकाल पाए अगर हमको टी दे दिया गया हो, टाइम दे दिया गया हो, तो ये टी निकाल दूं मैं, एक ऐसी इक्वेशन चाहिए। समझ आई बात ये? तो जो ये फॉर्मेट अभी बना है इसमें से मुझे किसकी वैल्यू निकाल के लानी है? आपको समझ में आ रहा है? आपको इसकी वैल्यू चाहिए? हाँ, अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो लॉग हटाना पड़ेगा ना पहले। तो लॉग हटाने का तरीका क्या होता है? लॉग हटाने का मतलब तरीका क्या होता है, जानते हो या नहीं जानते हो? ईशान, क्या होता है लॉग हटाने का तरीका? मान लीजिए आपको कहा गया कि लॉग ऑफ ए वो b है, ठीक है, और जब ये ln यानी कि नेचुरल लॉग होता है तो बेस e होता है। क्या हम ये जानते हैं कि इस स्टेटमेंट को
मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a बराबर e की पावर b। ये जानते हैं कि नहीं हम? हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ओके, तो वही काम मैं यहां कर रहा हूं। तो log ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस था। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है जो log के अंदर थी, मतलब a, वो किसके बराबर हो गई? वो e की पावर क्या माइनस ct के बराबर हो गई। मैंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये t चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले एक स्टेप लिया, लॉग हट गया। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। कर जाने के बाद नहीं पता लगाना है कि अच्छा ये करना था। सो ये स्टेटमेंट मिल गई आपको। और लास्ट t, व्हाट इज t देन? t इज t नॉट प्लस t डैश माइनस t नॉट e raised to power minus ct. So this is the final equation. ये इक्वेशन है जिस इक्वेशन में अब आप कोई भी टाइम पुट कर दीजिए, जिस भी टाइम पर आपको चाहिए कि टेम्परेचर कितना हो गया था, और आपको मिल जाएगा। ये आपसे क्या क्या मांग रही है इक्वेशन? ये आपसे सराउंडिंग का टेम्परेचर चाहती है, यू नो दिस। इनिशियली कितना गर्म था, जिसको हम एग्जांपल में 80 डिग्री सेल्सियस ले रहे थे। फिर से इनिशियल, ई तो एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर। सी इज अ कांस्टेंट, मैंने वहां पे k/sm को लिखा हुआ है। तो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, आपको उसके लिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पता होना चाहिए। ऐसे कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो फिर c भी कांस्टेंट है। t इज द टाइम व्हिच इज वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट अगर हमको मालूम है तो फिर टाइम कोई भी दे दो, हम उस टाइम का इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकाल देंगे। ठीक है, किस तरीके से डिक्रीमेंट हो रहा है ये जो टाइम, अगर मुझे उसको इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि टाइम के बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। टाइम के बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इस समझ से क्या आप ग्राफ बना सकते हो? अगर इसको प्लॉट करना हो तो क्या ये ग्राफ ठीक है कि गलत है? ये टाइम है, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू जब टाइम 0 था वो टी डैश थी, और कम होते होते वो कुछ समय बाद टी नॉट हो गई। सॉरी, 0 नहीं हुई, टी नॉट हो गई। तो मान लीजिए कि ये वाला, ये टी नॉट है, और ऐसा इस टाइम के बाद हुआ। तो क्या यहां से यहां तक ये मैंने दिखा दिया कि टाइम के बढ़ने पर चीज ठंडी हो रही थी। स्टार्टिंग टी डैश था, फाइनल टेम्परेचर सराउंडिंग वाला टी नॉट है, और टोटल टाइम टी नॉट लगा। ये समझ में आ रहा है आपको? सर लेकिन ये लीनियर थोड़ा ना होगा। यस, लेकिन ये लीनियर थोड़ी है वेरिएशन। ये इक्वेशन तो कहीं से भी लीनियर नहीं है। और दूसरा, इसमें वो वाली बात भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है जो मैं बोल रहा था कि इट शुड टेक इनफाइनाइट टाइम। उसको भी छोड़ो, इसमें वो बात रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है जिसमें मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था कि पहले 10 सेकंड में अगर 5 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है तो अगले 10 सेकंड में केवल 4 डिग्री कम हो रहा था। तो एक्चुअली होता क्या है, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो बढ़ता है या घटता है? रेट ऑफ कूलिंग बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। और रेट को एक्सप्रेस करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए कि या तो आप रेट को एक्सप्रेस इस तरीके से करके देख लो, रेट मतलब रेट ऑफ लूजिंग द हीट, या फिर आप रेट को एक्सप्रेस इस तरीके से कर लो। हम इस पूरे डिस्कशन को ना यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे कि न्यूटन का मतलब था इस चीज से, that dt by dt is proportional to t minus t naught. This would not make any difference. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहां से स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट कर लो विद माइनस। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टार्टिंग्स हैं। यहां पर हम रेट ऑफ कूलिंग को रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे रेट ऑफ हीट लॉस ले रहे हैं, एक ही चीज है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर जैसे जैसे ठंडा कम होता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा ऑब्जेक्ट, उसका रेट कम होता चला जाएगा। और रेट का मतलब ये है, अब अगर रेट का मतलब dt by dt है और मैं ग्राफ इस t और इस t में ही बना रहा हूं,
तो इस ग्राफ में रेट का मतलब क्या स्लोप हो गया? रेट ऑफ कूलिंग का मतलब स्लोप है या नहीं है? बोलो। जो क्वांटिटी y एक्सिस पर है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, यही तो स्लोप होता है ना। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो dt by dt होगा, यही तो स्लोप है। हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा स्लोप कम होता चला जाएगा, रेट कम होता चला जाएगा। क्लियर है ये बात या नहीं? Yes. ये स्ट्रेट लाइन तो ये चीज नहीं दिखा रही, स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो अब मुझे बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ये बात आपको अभी तक समझ में आ चुकी होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन तो ये नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन से इसको इस तरीके से वेरी करना है या इस तरीके से वेरी करना है? वेरिएशन 1 और वेरिएशन 2 किस तरीके का वेरिएशन शो करना है इसको? किसमें स्लोप कम हो रहा है? सर 2 में। 2 में। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा 2 वाला। सपोज कीजिए ये टाइम एक्सिस था, ये टेम्परेचर एक्सिस था। इनिशियल टेम्परेचर यहां से स्टार्ट होना है, दिस इज टी डैश। फाइनल टेम्परेचर सपोज कीजिए यहां तक जाना है एंड दिस इज से टी नॉट। तो फाइनल टेम्परेचर ये वाला लेवल अचीव करना है, दिस इज द लेवल टू बी अचीव्ड। और इसको अचीव करना है कि स्टार्टिंग यहां से करनी है। तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस, इस टाइप से। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, और ये ग्राफ के हिसाब से कभी इसको छू नहीं पाएगा, थ्योरेटिकली कभी नहीं छू पाएगा। जितना नजदीक आएगा ना उतना स्लोप और कम हो जाएगा। ये वही वाली बात है जब जिसको हम बोल रहे थे कि जितना नजदीक फिनिशिंग पॉइंट तक आ जाओगे उतना फर्दर स्पीड आपकी कम हो जाएगी, फर्दर डिस्टेंस को कवर करने की स्पीड। ठीक है, तो टी डैश से शुरू हुआ और यहां ये ग्राफ बताना चाह रहा है कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको मिलने के लिए थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली हम उस सिचुएशन को डील नहीं कर सकते, उसको एनालाइज नहीं कर सकते कि हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उस लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, टेम्परेचर इज नॉट यूनिकली डिफाइंड and it is actually a macroscopic quantity which is calculated with some kind of average kinetic energy of the molecules. ये उसका रिफ्लेक्शन है, एवरेज kinetic energy of the molecule. मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हम टेम्परेचर डिफाइन नहीं करते हैं। कोई डाउट है यहां तक किसी को? इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लो। फिर मैं इसको शेयरिंग पे से हटाता हूं। ठीक है, मैं हटा रहा हूं उसको शेयरिंग पे से। तो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। पहले 5 डिग्री कम होने में 40 से 35 आने में 10 मिनट लगते हैं, तो दूसरे 5 डिग्री कम होने में कितना समय लगेगा? तो पहले ये जो डेटा दिया है ना, इसको जरा इक्वेशन पे बाउंड करते हैं। इस डेटा को मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? बताओ जरा, यहाँ पे कर देते हैं। टी कितना टेम्परेचर हो गया 10 मिनट बाद, तो आपको 10 मिनट बाद का टी पता है ना, ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर मालूम है आफ्टर अ टाइम ऑफ 10 मिनट्स। तो ये वाला टी 35 हो गया, अभी ये सराउंडिंग पे नहीं पहुंचा है, बीच का कोई टेम्परेचर है। सो 35, ठीक है, इज इक्वल टू टी नॉट। टी नॉट कितना था 20 प्लस टी डैश माइनस टी नॉट। तो टी डैश माइनस टी नॉट कितना हो गया 20। समझ में आ रही बात? ये 40 माइनस 20 और e की पावर माइनस सी टी। तो सी टी को मैं लिख रहा हूं 10c। 10 क्यों? 10 मिनट्स। तो यहाँ पे टाइम पीरियड अगर आप सेकंड में लेते हो तो दूसरी इक्वेशन में भी सेकंड में ले लेना,
अगर यहाँ मैंने मिनट में ले लिया है तो दूसरी इक्वेशन में भी मैं मिनट में मान के चलूंगा, सेम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो -10 इंटू सी हमको पता नहीं है, ये कांस्टेंट पता नहीं है, ये फर्दर 3 कांस्टेंट्स का एक एक्सप्रेशन था k/sm, हमको पता नहीं है, जरूरत भी नहीं है। बस ये बताइए कि पहली इक्वेशन का रिफ्लेक्शन समझ में आया आपको कि ये आएगा? पहली इक्वेशन को मैंने फॉर्मूले में डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? सो दिस इज 15 अपॉन 20, इट इज इक्वल टू e की पावर -10c, ठीक है। और फाइनली यू कैन राइट दिस टू बी 3/4 एक्चुअली इक्वल्स टू e की पावर -10c, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहला केस है ये वाला। अब इसकी बात करते हैं। अब इस वाले केस में आप मुझे बताइए, इसी इक्वेशन में यूज करना है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना है इस बार? टेल मी इंटरमीडिएट टेम्परेचर, जल्दी बोलो। उसको ठंडा होना था 20 तक, लेकिन अभी तक कहां तक हुआ है वो? 35 35 तक कहां हुआ? 35 से 30 जाना है, गया है ना वो। आपको ये तो पूछा है कि टाइम कितना लगेगा 30 तक पहुंचने में, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है? 30। सो 30, ये 30 है, इक्वल्स टू टी नॉट। टी नॉट में तो कोई चेंज ही नहीं है, दैट इज 20। लेकिन टी डैश ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। अब आप इस इंटरवल की बात कर रहे हो, इस इंटरवल की बात कर रहे हो, तो टी डैश 40 लूं या 35 लूं? 40 लें कि 35 लें? बोलो। अगर आप ये निकाल रहे होते कि 40 से 30 कितनी देर में आता है, 40 से 30, तो फाइनल 30 हो गया, मैं टी डैश लेता 40। अभी आप निकाल रहे हो कि 35 से 30 कितनी देर में जाता है, तो आपके लिए जो टी डैश की वैल्यू है ना वो 35 हो जाएगी। इसको ध्यान रखना। अभी मैं जो दूसरी तरह से करके दिखाऊंगा तो हम कंपैरिजन करेंगे। -20 e की पावर -ct, ये पावर। तो ये जो नया वाला टाइम है ct, ये वाला टाइम यही वाला टाइम है। ये इक्वेशन समझ में आई क्या? दिया कोई डाउट है इसमें? नो सर। जरा कैलकुलेशंस ध्यान से देखते रहना। तो ये बन गया कितना 10 और ये बनेगा कितना 15। सो द सेकंड इक्वेशन दैट यू गेट इज 2/3 इक्वल्स e रेज़ टू पावर -ct। ये इक्वेशन आपके पास। अब आपके पास एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू थी? t की। तो t की वैल्यू तब निकलेगी जब ये e की पावर -c ये तो पता लग जाए। तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। ये जो इक्वेशन थी जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाला, क्या मैं यहां से e की पावर c की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? जरा ध्यान से देखना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 इक्वल्स टू e की पावर -c की पावर 10, लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे? लिख सकते हैं? यस सर। और फिर इसमें से e की पावर c, e की पावर -c मुझे निकालना है ताकि मैं सब्स्टिट्यूट कर पाऊं। तो यहाँ पे पावर 10 है ना, ठीक है। इसको इधर लेके चले जाएं। इस 10 को अगर मुझे यहाँ पे लेके जाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग। लॉग। लॉग किसके बेस पे लेना पड़ेगा? 10 के बेस पे। नहीं, वो आप किसी भी बेस पे ले सकते थे वैसे तो, सॉरी किसी की बेस में नहीं, आपकी पावर e चल रही है ना, तो e के साथ हिसाब से काम करोगे। तो मैंने लॉग लिया, तो इधर लॉग कितना आ गया? ln हो गया एक्चुअली, ln ऑफ 3/4 इज इक्वल टू ln ऑफ दिस क्वांटिटी। और हमें पता है जब लॉग लेते हैं तो पावर बाहर आ जाती है। क्या ये क्वांटिटी बन जाएगी 10 ln ऑफ e की पावर -c। ये समझ में आ रहा है? पावर बाहर चली जाती है, जानते हो ना ये बात? सर तो फिर ये ln लिखा ही क्यों, मतलब ये केवल -c नहीं आना? -10c हो गया, यही कह रहे हो? यस सर। ठीक है, ठीक है, अल्टीमेटली वहां तक पहुंच गए। तो मेरे पास किसकी वैल्यू है? किस चीज की C। वैल्यू है अपने पास? c। c की वैल्यू आ जाएगी
उस सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं, है ना? हाँ, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आप e की पावर माइनस सी की वैल्यू सीधे निकालो, तो इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में कि ये 3/4 की पावर 1/10 है, इधर एक रूट बन गया, और ये है e की पावर माइनस सी, ठीक है। और अब इस वाली वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करता हूं, हमारे पास आया था 2/3 इज इक्वल टू e की पावर माइनस सी टी, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर माइनस सी का होल की पावर t, तो ये वैल्यू बन रही है 2/3 इक्वल्स टू e की पावर माइनस सी व्हिच इज दिस 3/4 की पावर 1/10 और उसकी पावर t। ये इक्वेशन समझ में आई? ये इक्वेशन समझ में आई? 2/3 e की पावर माइनस सी, e की पावर माइनस सी की वैल्यू ये है पूरी की पूरी 3/4 और उसकी पावर 1/10, 1/10 पावर के बाद बाहर t है तो इसलिए t/10 हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, अब आप क्या करना है, यहां से इसको लॉग ले लें, सो दिस इज log of 2/3 equals to t/10 log of 3/4 एंड फाइनली यहां से t की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 times log of 2/3 upon log of 3/4. This is the final expression. ये टाइम की वैल्यू आ गई। सो मेकिंग यूज ऑफ कैलकुलेटर हमें ये पता लग गया कि जो अगले 5 डिग्री का टेम्परेचर डिक्रीमेंट है ना वो 14.8 डिग्री सेकेंड में हुआ। पहला 5 डिग्री 10 मिनट में चेंज हुआ था, अगला 5 डिग्री 14.1 सेकेंड में हुआ, ठीक है। तो इस प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है क्या? आपके पास दो डेटा थे, दोनों को मैंने बारी बारी से सेम इक्वेशन में पुट कर दिया। जब 40 डिग्री से 35 आना था तो t डैश को 40 लिया है, लेकिन जब 35 से 30 जाना है तो t डैश को मैंने 35 लिया है, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट वे, दिस इज इन मिनट्स, हमने t को मिनट में लिया हुआ था, दिस इज इन मिनट्स, फाइन। तो एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके में छोटा सा वेरिएशन में क्या कर रहा हूं, हमको ये चाहिए ना कि 35 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में कितनी देर में आएगा। हम एक काम कर लेते हैं, हम ये निकाल देते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक कितनी देर में आएगा। हम ये निकाल देते हैं 40 डिग्री से 30 डिग्री तक कितनी देर में आएगा, ठीक है। अगर मुझको ये मालूम है कि ये कितने टाइम लगेगा, तो इस टाइम में से अगर मैं ये 10 मिनट माइनस कर दूं तो क्या मेरा इसका आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 40 से 35, 35 से 30, तो जितना टाइम यहां लगेगा और जितना टाइम यहां लगेगा उतना ही मिलाकर 40 से 30 में लगना चाहिए ना। ये समझ में आया? बोलो इधर से, हाँ है ना, ठीक है। तो अब मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, मुझको पहले से एक टाइम पता है, दूसरा नहीं पता है, ठीक। तो इस वाले में इक्वेशन लगाओ जरा, तो अब दोबारा से इक्वेशन लगाई हमने, सो t कितना चाहिए 30, सो 30 इक्वल्स टू t नॉट तो अनचेंज्ड है, दैट इज 20 ओनली, 20 प्लस t डैश क्या है इस बार, आप 40 से 30 देख रहे हो तो t डैश हो गया 40 माइनस t नॉट दैट इज 20 एंड e की पावर माइनस c t डैश, मानो मैं उसको t डैश बोल रहा हूं इस बार, ठीक है, c t डैश। तो यहां से वैल्यू क्या बनती है, सब कुछ कर देने के बाद, दिस इज 10 यानी 1 अपॉन में 2, 1/2 इक्वल्स टू e की पावर माइनस c t डैश। ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या? ये इक्वेशन समझ में आई? यस सर। ये वाली जो इंफॉर्मेशन थी जो उसने पहले दी थी, जिसको यूज करके मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी पहले वाले सॉल्यूशन में, वो तो अभी भी यूज में रहेगी, क्योंकि आपको यहां से भी c तो हटाना ही है, तो ये अभी भी यूज में रहेगी। सो जो मेथड में फर्क है वो ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड इक्वेशन, व्हाट इक्वेशन आप व्हाट सेकंड इक्वेशन यू फॉर्म। तो यहां पर जो सेकंड इक्वेशन बन रही थी वो बन रही थी ये वाली, दिस वाज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन थी।
अब इस वाले मेथड में फर्स्ट इक्वेशन तो यही है जब हमने 40 से 35 देखा, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तो अब ये वाला रिलेशन अगर यहां इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या बन रहा है, दिस इज 1/2 इक्वल्स टू e की पावर माइनस c, और वो तो 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/10 है, ठीक है, और इनटू में t डैश, तो ये t डैश बाई 10 हो गया। सिमिलरली अप्रोचिंग t डैश अपॉन में 10, तो फिर से हमने लॉग वाला काम किया, तो t डैश की वैल्यू इस बार जो आएगी वो होगी 10 टाइम्स, हर शेयर इसको भी निकाल के दिखाना, log of 2 अपॉन log of 1/2 अपॉन log of 3/4, ठीक है। वैल्यू कितनी आई t डैश यहां से, हर्ष 24 समथिंग कुछ होना चाहिए, 2.41 into 10 मतलब 24.1 24.1 और आगे 4 4 आ रहा है इस बार 20 सर 24.14 एक्चुअली अब क्या हुआ, तुमने दोनों के बार राउंड ऑफ कर दिया, मेरा जो मोटिव था मेन ना, मेरा मोटिव मेन इन दोनों को कंपेयर करना था। अब यहाँ पे क्या टी डैश ये आ रहा है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में से 10 मिनट्स माइनस कर दूं, तो जो हमारा टाइम था ये वाला, ये इस बार कितना आ रहा है 14.14 आ गया इस बार का आंसर, है ना। मैं थोड़ा ये चाह रहा था कि इन दोनों, दिस इज log of 3/4, दिस इज log of 3/4, तो इसके ब्याह पे कोई फर्क नहीं है, ऊपर है log of 1/2, यहाँ है log of 2/3, सो दिस इज log of 0.5, log of 0.5, और यहाँ पर जो आप निकाल रहे हो वो करीब करीब log of 0.67 निकाल रहे हो 2/3, और log जो होता है वो इंक्रीमेंटिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा आएगा, तो log of 2/3 बड़ा आएगा, मतलब ये वैल्यू बड़ी आएगी, इस वाले केस में वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये आपने यहां पर मुझे 2 डिजिट तक बताया, यहां पर डिजिट इससे बड़ा आ रहा था, फिर फर्क समझ में आ रहा है। सपोज कीजिए मैं अंदाजे से ले रहा हूं उसको 14.16, ये कुछ बड़ा आएगा, ये मैंने अंदाजे से ले लिया। अब सवाल है कि इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ज्यादा एक्यूरेट बोलो, इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, एक्चुअली जो इनिशियल टेम्परेचर है ना वो बदलता चला जा रहा है, जिस टेम्परेचर को आपको रेफरेंस मानना चाहिए वो बदल रहा है। मतलब जब आपने सेकंड वाला तरीका अपनाया तो आपने सेकंड वाले चेंज के लिए भी रेफरेंस इसी को माना था T0, ठीक, लेकिन सेकंड वाले केस में सेकंड 5 डिग्री के लिए आपको इसको मानना चाहिए रेफरेंस। इवन अगर आपको ना बिल्कुल ही एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो करना क्या चाहिए कि 35 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितना टाइम लगेगा, आप मान लो उसको भी 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 35 डिग्री सेल्सियस से 34 जाने में कितना लगेगा, उसके लिए आप टी डैश को इसको टी डैश को 35 लो, फिर 34 से 33, 33 से 32, 32 से 31 एंड 31 से 30, तो वो जो 5 टाइम इंटरवल आएंगे जिनमें हर बार हमने टी डैश अपडेट किया उसके लिए इक्वेशन लगाएं, तो आंसर जो आएगा ना वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो इस तरीके से अगर 5 की जगह आप 10 से करोगे तो इट वुड बी मोर एक्यूरेट। तो जितना फ्रीक्वेंटली हम अपना टी डैश अपडेट करते चले जाएंगे उतना आंसर ज्यादा नजदीक आता चला जाएगा टू द एक्यूरेट वैल्यू। यहाँ पे भी फर्क कोई बहुत बड़ा नहीं है और आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की कि आप किससे करो, लेकिन एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं बस वो ये पूछ लेगा, छोटी सी बात मान लीजिए कि इस मेथड से इतना आ रहा है, इस मेथड से इतना, जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो कौन से केस में एक स्टूडेंट ने जो था 30 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा उसको निकालने के लिए क्या किया, पहले 40 से 35 में टाइम निकाला और 35 से 30 में निकाला और उसने ऐड कर दिया। दूसरे बच्चे ने 40 से 30 में निकाल दिया, तो बताओ कौन सा ज्यादा सही है।
तो कौन सा ज्यादा सही होगा? जो पार्ट कर रहा है कि नहीं? जो पार्ट कर रहा है। जो पार्ट कर रहा है। इस वाले केस में जो आपका टी आ रहा है वो टी डैश माइनस 10 दैट इज 14.14 सेकेंड इस टाइप से आएगा, और इसमें थोड़ा सा बड़ा आएगा, वो मैंने अप्रोक्सीमेटली दिया है। सर यही आ रहा है एक्चुअली, आपने जो लिया है ना एग्जैक्ट यही आएगा 14.16। अच्छा चलो ठीक है, गुड, एग्जैक्टली आ रहा है। नाउ द लास्ट मेथड, तीसरा तरीका है, उसमें हम न्यूटन लॉ का स्ट्रक्चर ही बदल देंगे। इससे आने वाला जो आंसर होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज मतलब एररनेस है, उसमें एरर ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि एरर बहुत छोटी आएगी। तो अगर ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, यू कैन स्टिल यूज दिस। और सीबीएसई वाले पेपर में अगर एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आता रहता है, तो फिर तो यही मेथड अपनाना है जो अब कहा। तो जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म है न्यूटन्स लॉ की, वो क्या है? न्यूटन्स लॉ की अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म है कि रेट ऑफ कूलिंग, जो रेट है कूलिंग का, वो निर्भर करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो ठंडा हो रहा है उसके टेम्परेचर की, जहां से जहां तक वो गया, उसकी एवरेज वैल्यू सराउंडिंग के टेम्परेचर के मुकाबले कितनी ज्यादा थी। मतलब आप क्या करोगे, यहां पर हम तो जनरली ही लिखते थे ना, रेट ऑफ कूलिंग इज दिस। यहां पे आप ये काम नहीं करोगे, इस टी को आप एवरेज टेम्परेचर से रिप्लेस करो। एवरेज टेम्परेचर, rate of cooling is proportional to the difference of the average temperature of the hot body and the surrounding, इसके प्रोपोर्शनल है। और जब आप इसके प्रोपोर्शनल इसको बोल दोगे तो फिर ये क्वांटिटी वेरिएबल नहीं है। मतलब क्या है इसका, देखो ऑब्जेक्ट पहले कितने पर था, ऑब्जेक्ट था 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, शुरू में, जैसे इस केस की बात कर रहा हूं, पहले केस में ऑब्जेक्ट कितने पर था, 40 पर, बाद में कितने पर है, 35 पर। सो फॉर दिस इंटरवल, ध्यान से सुनना, इस इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट की एवरेज टेम्परेचर कितना है, ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर इस इंटरवल के लिए बोलो कितना है, 37.5। 37.5। तो ये वाली जो फॉर्म है अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म, ये बोलती है कि फॉर दिस इंटरवल आप एवरेज टेम्परेचर का डिफरेंस ले लो। मतलब 37.5 उसमें से माइनस कर दो किसको, टी नॉट को, यानी कि 17.5। सो जो रेट होगा ना वो इस नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एक्चुअली अब रेट वेरिएबल नहीं रह गया। ओवर दिस 10 मिनट इंटरवल वी कैन कंसीडर कि वो एक कांस्टेंट रेट से ही ठंडा हो रहा था, एक कांस्टेंट रेट से। ये वाला मेथड अलाउ कर रहा है। तो जो इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी वो ये हो जाएगी, dt by dt would be proportional to this quantity, average temperature over the given interval of time, minus temperature of the surrounding। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका, dt by dt will be constant, again some constant into this quantity t average minus t naught। लेकिन फर्क क्या है पिछले में और इस बार में, पिछली बार ये जो चीज थी ना ये टाइम के हिसाब से बदल रही थी, अब ये चीज टाइम के हिसाब से नहीं बदल रही। ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, आपने जिस इंटरवल पर ये एवरेज निकाला है उस इंटरवल पर आप रेट इसके बराबर ले लोगे, ठीक है। और क्योंकि अब आपका जो रेट है वो कांस्टेंट है, तो आप चाहो तो इसको, जैसे हमारी पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनी थी ना, अगर आप अब इंटीग्रेशन लोगे ना तो देखो dt वहां चला जाएगा सिंपली, और इंटीग्रेशन ले लो। सो k into t average minus t naught into dt और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। जब टाइम 0 था, या एक स्टेप में और ले लेता हूं पहले, तो dt का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, इस बार कांस्टेंट चीज क्या क्या है, t भी सॉरी k भी कांस्टेंट है, और एवरेज की एक्सेस वैल्यू t नॉट के मुकाबले वो भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा ही बाहर आ गया। नाउ जब टाइम 0 था तब हमारा टेम्परेचर कितना था, तब हमारा टेम्परेचर था T डैश, और जब टाइम कुछ बीच में बीत गया है, ये जो टाइम है
ये वही इंटरवल ऑफ, ये इंटरवल ऑफ टाइम उस इंटरवल ऑफ टाइम का सबसेट होगा जिस पर आपने एवरेज निकालनी है। मतलब हमारे इस क्वेश्चन में 10 मिनट के अंदर अंदर का टाइम है। ठीक, तो 10 मिनट के अंदर अंदर कोई भी टाइम ले लो, वो उस इंस्टेंट पर टी की वैल्यू दे देगा। तो यहां से सॉल्व करके आपको मिल जाएगा दैट टी वुड बी इक्वल टू टी डैश, ये टी डैश, हाँ ठीक है, टी वुड बी इक्वल टू टी डैश इनटू के into t average minus t naught into t। ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या? ये माइनस, ये इक्वेशन समझ में आई क्या? यस सर। बोलो। ओके, तो अब यहां पर इस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं रहा, तो अगर मैं इसका प्लॉट करता ना तो मेरी स्ट्रेट लाइन आ जाती, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटेड है और इसको लगाना तब कम एरर वाला होगा अगर आप इंटरवल छोटा रख रहे हो। तो 5 डिग्री के इंटरवल के लिए ये ठीक है एज कंपेयर टू अगर इंटरवल 20 डिग्री का होगा। मतलब वो जो हिस्से करने वाली बात है ना, वो चीज ज्यादा जरूरी हो जाएगी अगर आप ये इस्तेमाल कर लो। तो उस वाले केस में तो आप उसके पार्ट्स ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन यहां पर आपको पार्ट्स करना जो है ना वो सजेस्टेड है अगर इस तरीके से यूज करो तो, इन ऑर्डर टू गेट मच एक्यूरेट वैल्यू क्लोजर टू द एक्यूरेट वैल्यू, मच क्लोजर। तो अब मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं दोबारा से। पिछली बार हमने एक इक्वेशन ली थी उसको यूज कर लिया था, अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं। डेटा पकड़ो दोबारा से। 40 डिग्री से 35 जाने में 10 मिनट लगता है, ठीक है। तो पहली बार लगाएंगे तो 40 डिग्री से कहां पहुंचा है वो, 35 पहुंचा है, तो फाइनल टेंपरेचर कितना हो गया, 35 हो गया। ओके बोलो। So as per this new form of the Newton's law, this is approximated form. हमने पहले 40 से 35 के लिए लगाया, तो T is the final temperature over that interval. So 35 equals to उस interval का T dash, that is 40, plus constant into average value of the temperature during this interval. So इनकी average आ जाएगी 37.5 minus T naught into the time interval. इसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू मिल गई 1/35 and then we can use this value in the second case. इस केस के लिए फाइनल वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इस इंटरवल का जो t डैश है दैट इज 35 प्लस k इनटू एवरेज ओवर दिस इंटरवल 32.5 minus 20 and we solved it. We got 40 minutes this time, approximated the same as we got before. तो ये इसका approximated form है, much simpler. नजदीक वाला आंसर कौन, सबसे जो आंसर है वो कौन से थे, 40 जो इसमें एग्जैक्ट आ रहा है, एक आया था कितना 14.14 के करीब आया था ना, यस, और एक 14.16। इनमें से सबसे एक्यूरेट कौन सा था, जो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था वो कौन सा है, 0.16 वाला, ये वाला सबसे पहले वाला मेथड से था ना, ठीक है। तो दिस इज इनमें से आउट ऑफ दीस थ्री सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप कंप्रोमाइज्ड फॉर्म लगाते हो तो वैल्यू थोड़ी सी कम आती है, तो इस बात को दिमाग में रखना, थोड़ी सी वैल्यू कम आती है। तो अगर पॉइंट्स में भी ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपने यही वाली फॉर्म लगाए यूज की, तो जो आंसर इससे आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा वाला जो होगा ना, दैट इज मोर प्रोबेबल टू बी द आंसर। क्लियर है? यस